विद्युत धारा चैप्टर शुरू करेंगे अपने। विद्युत धारा आपका फर्स्ट फिजिक्स का जो है वो 5वां चैप्टर है अभी की, जो आपकी आरबीएससी की बुक चल रही है उसके हिसाब से। तो विद्युत धारा का मतलब क्या? धारा यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रवाह, और जब यही प्रवाह मान लो जब किसका होगा, विद्युत आवेश का, तो अपने इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। इसको अपने जल धारा की सहायता से समझ सकते हैं। भाई जल धारा में क्या होता है कि एक तल होगा जो थोड़ा सा दूसरे वाले तल से ऊपर होगा, तो यहाँ की जो जल राशि है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर अपने आप गतिमान होगी। उसी प्रकार से अगर विद्युत आवेश के प्रवाह की बात करें, तो विद्युत आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। यानी कि अगर दो बिंदु अपने पास में है, एक बिंदु उच्च विभव पे है और एक बिंदु निम्न विभव पे है, तो जो धनावेश होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। अब अगर अपने बात करें कि विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे मान लो अपने किसी चालक, अपने पास में कोई चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में आवेश का प्रवाह जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब इलेक्ट्रॉन है वो है एक ऋणावेशित कण या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि ये ऋणावेशित कण है, तो जैसे धनावेश जो था वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति कर रहा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। कक्षा 10 में अपने लोगों को विद्युत धारा या इससे संबंधित जो चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो विद्युत धारा का प्रवाहित करवाने के लिए किसी सेल या बैटरी का उपयोग करते थे। तो सेल या बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या था? नेगेटिव। तो विद्युत धारा हमेशा अपने इस तरीके से शो करते थे। तो अब ये जो है ये है उच्च विभव और ये है निम्न विभव। तो धारा अपने आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बह रही है। पर अगर यही अपने से पूछे कि इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसका प्रवाह किधर से किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब बात करें तो विद्युत धारा के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मान लो विद्युत धारा जो भौतिक राशि है, इसको अपने परिभाषित कैसे करेंगे? तो विद्युत धारा का मतलब है किसी चालक में किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है प्रति इकाई समय में कोई भौतिक राशि है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ आवेश जो है वो भौतिक राशि है और समय के साथ वो किस तरीके से गतिमान है। तो करंट को अपने या विद्युत धारा को किससे शो करते हैं? आई से। तो आई क्या होगा अपने पास में? Q बाई टी। अब ये एक साधारण सिंपल जिसको बोलते हैं अपने, इसको व्यक्त करने का तरीका है। जैसे अपने 10वीं के अंदर या फिर 11वीं के अंदर वेग को, त्वरण को दो प्रकार से पढ़ा था, एक था औसत और एक था तात्क्षणिक। वैसे विद्युत धारा को भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं। औसत विद्युत धारा, औसत का मतलब क्या कि मान लो अपने पास में डेल्टा टी टाइम इंटरवल हो या डेल्टा टी समय अंतराल हो, और उस डेल्टा टी समय अंतराल के अंदर किसी दिए गए चालक से मान लो इस स्थान से डेल्टा क्यू आवेश है वो यहाँ से पास हो गया। तो जो ये डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का अनुपात है, इसको अपने क्या बोलेंगे? औसत विद्युत धारा। इसी प्रकार से अगर अपने से पूछे तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या है, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है कि अगर अपने पास समय अंतराल अति सूक्ष्म हो, यानी कि डेल्टा टी है वो 10 to 0 हो, डेल्टा टी का मान बहुत कम हो, इतना कम मतलब जीरो की ओर अग्रसर है, तो अपने इसी करंट को क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक विद्युत धारा या फिर इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये जो है उस केस में क्या बन जाएगा? डी क्यू बटा में डी टी। हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को अपने क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। अब छोटी छोटी दो तीन बातें और है। जैसे मान लो विद्युत धारा जो है इसको अपने मापेंगे किससे, मतलब इसका मात्रक या इसकी इकाई जो है वो क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर। और ये मूल भौतिक राशियों में से एक राशि है। यानी कि हमने 11वीं में जो 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी उसमें से एक मूल भौतिक राशि अपने पास में क्या है? विद्युत धारा। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र होगा इसका A1। तो A1
विमीय सूत्र हो गया, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर। अब दिशा के आधार पे अगर देखें, विद्युत धारा की दिशा के आधार पे, तो अपने को दिशा शब्द आते ही अपने को ऐसा लगता है जैसे विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि। तो एक चीज और है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। अब आप सोचोगे कि सदिश है, पर ये सदिश नहीं है, ये क्या है, अदिश है। 11वीं में भी हमने चर्चा की थी जब हमने भौतिक राशियों को वर्गीकृत किया था अदिश और सदिश के आधार पे। तो एक जो बेसिक कंडीशन है किसी भी राशि के सदिश होने की, वो हम लोगों ने ले ली थी क्या, कि भाई विद्युत धारा या कोई भी भौतिक राशि है, उसका मान के अलावा अगर उसकी दिशा भी उसको व्यक्त करने के लिए अति आवश्यक हो, तो अपने उसको सदिश सदिश राशि मानते थे। पर वो सदिश होने की पहली शर्त थी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण दूसरी शर्त है वो क्या है, कि वो सदिश के त्रिभुज का, सदिश योग का त्रिभुज का नियम है, उसका भी पालन करे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास में कोई एक बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स पे अगर दो बल लग रहे हैं, तो अगर दोनों बलों के बीच में कोण थीटा अगर बदल दिया जाए, तो जो परिणामी बल है उसके मान पे फर्क पड़ता है इस चीज का। मान लो कि यही मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इनका परिणामी जो आएगा वो इस कोण पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए मान लो ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं दोनों, तो इस बॉक्स पे लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, 0। पर अगर यही दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे होते, तो नेट बल क्या हो जाता, 10 न्यूटन। पर विद्युत धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ये दो विद्युत धाराएं आ रही है, इस नोड पे आके मिल गई है, ये मान लो कि 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है, तो अब ये जो धारा है ये 3 एम्पियर ही होगी, चाहे आप इसकी इन दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री कर दो या 60 डिग्री कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विद्युत धारा है उसको अपने क्या मानते हैं, कि ये विद्युत धारा जो है वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, A1 है। ये छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, 10th के अंदर भी पढ़ी है, हालांकि इतना अपने डिटेल में नहीं गए थे, पर फिर भी ये चीजें हम लोगों ने गौर किया हुआ है। अब जो सबसे जरूरी चीज ये है कि दो बिंदुओं के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थिति में संभव है, जब दोनों के मध्य विभव का क्या हो, अंतर हो। अगर दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर नहीं है, तो वहां पे विद्युत धारा 0 होगी। यानी कि दोनों अगर बिंदु समान विभव पे है, तो उनके बीच में आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। और हमने आवेश स्थानांतरण में भी ये चीज सीखी है कि आवेश का स्थानांतरण जो है वो केवल एक स्थिति में संभव है, जब दो पिंड है, ये पिंड है ए और ये बी है। अब इनके बीच में अगर अपने से पूछे कि आवेश का स्थानांतरण होगा क्या, या अगर होगा तो किस शर्त पे होगा, तो उसके बीच में शर्त क्या थी, कि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव है वो एक समान नहीं होना चाहिए। यानी कि इनके बीच में आवेश का स्थानांतरण कब तक होता था, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे ही विभव समान होगा, उनके बीच में आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा, और आवेश का अगर स्थानांतरण या प्रवाह रुकते ही विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, 0। अब अपने आगे चलते हैं। दूसरी जो इससे जुड़ी मूल 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 राशि है, या जो बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो है अपने पास में विद्युत धारा घनत्व। तो विद्युत धारा घनत्व, अब घनत्व से क्या आशय, घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल। वैसे अगर अपने द्रव्यमान घनत्व अगर पढ़े तो वहां प्रति इकाई आयतन की बात होती है, जबकि विद्युत धारा के घनत्व का मतलब क्या है, कि मान लो अपने पास में ये कोई चालक तार है, और इस चालक तार का ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने ले लिया, तो इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रॉनों के कारण इस दिशा में। अगर इस बिंदु पे इस क्षेत्रफल सदिश को लिया जाए, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, ये वाली। तो प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी, उसको अपने क्या बोलते हैं, विद्युत धारा घनत्व। इसको किससे लिखते हैं अपने, जे से। तो हर बार जरूरी तो नहीं है कि अपने को अनुप्रस्थ काट ऐसा ही मिले। मान लो कि ये अपने पास में कोई तार है, इसको किसी शरारती बच्चे ने ऐसे करके प्लास से काट दिया इसको, तो अब इस जगह पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा है वो क्या होगी, ये वाली, और विद्युत धारा की दिशा क्या है, ये वाली। तो इनके बीच में ये कोण क्या आ गया, थीटा। तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत धारा घनत्व है वो क्या होगा, आई बटा में ए कॉस थीटा। यानी कि ए का आई की दिशा में घटक लेना है हमने। तो
ए वेक्टर का आई की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, ए cos थीटा। तो इससे अपने को आई को लिखने का एक और नया तरीका मिल गया, क्या, जे ए cos थीटा। या फिर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि थी, पर विद्युत धारा घनत्व जो है वो अदिश नहीं है, वो क्या है, ये राशि जो है वो क्या है, सदिश है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा, अब आप खुद देखो, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक, ऐसा ही मात्रक कौन सा है, मीटर स्क्वायर। तो जो विद्युत धारा घनत्व है जे, इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर अपने से पूछ ले कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र होगा एम्पियर का क्या आया, A1, और बट्टा में मीटर का स्क्वायर है, तो ये L2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये -2। तो इस तरीके से विद्युत धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है, मात्रक इसका कितना है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या है, A1L-2। और इसकी दिशा जो है वो वही रहेगी जो दिशा किसकी होगी, विद्युत धारा की। यानी कि विद्युत धारा की दिशा का जो यूज किया है वो किसने किया है, वो किया है जे ने। तो इस प्रकार से विद्युत धारा घनत्व और विद्युत धारा जो है वो क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर अपने से बात की जाए कि भाई विद्युत धारा के आधार पे अपने छोटा सा न्यूमेरिकल है वो लेंगे, अपने कोशिश करेंगे कि भाई इसको जो हमने पढ़ा उसके आधार पे हल करने की कोशिश करें अपने। तो इसके साथ में मिक्स कर रहा हूँ मैं जो हमने 11वीं के अंदर रसायन विज्ञान में परमाणु पढ़ा था, और साथ में अपने 12th के अंदर भी परमाणु फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मान लो कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या 5 × 10⁻⁻11 मीटर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। तो इसके तुल्य धारा का मान क्या होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, ये हाइड्रोजन परमाणु है अपना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर काट रहा है इसके चारों तरफ, और नहीं काटेगा तो ये जो इसके अंदर का प्रोटॉन है वो इसको खींच के इसके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो जो इसकी त्रिज्या है कितनी है, 5 × 10⁻11 मीटर, और जो ये जिस वेग से चक्कर काट रहा है वो कितना है, 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अब आई कहाँ से निकालें, तो आई का जो मेरे पास अभी तक मैंने जो सूत्र पढ़ा है वो क्या है, Q/T। अब ना तो मेरे पास में T है ना Q है। अब Q को देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब बात रही टाइम की, तो आप एक बार टाइम को भूल जाओ, आप ये सोचो कि वेग क्या होता है। भाई वेग या जो भी अपने पास में चाल कह लो, क्योंकि वेग का मान ले रहे हैं खाली अपने, तो वो 2πr/में टाइम इंटरवल। 2πr जो है क्या है, ये जो परिधि ये कवर कर रहा है, और बटा में एक चक्कर में लगा समय। तो इसको कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं अपने, पर अपने को तो टाइम चाहिए यहाँ पे, तो टाइम स्मॉल टी से लिख दिया मैंने। तो टी है वो कितना हो जाएगा, 2πr/v। अब 2πr की वैल्यू कितनी है, और वे कितना है। आप लोग जल्दबाजी नहीं करोगे किसी भी तरह की, आपके पास टी की वैल्यू आ गई, अब आप सोचो कि मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, तो भैया रुक जाओ आप एक बार, क्योंकि हमको इसको अभी कैलकुलेट करेंगे फिर आगे पुट करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेट, इससे बढ़िया एक साथ आप करो। टी की ये वैल्यू है, क्यू की ये वैल्यू है, तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई। आई कितना होगा, क्यू की जगह क्या आ गया, ई, और टी जो है वो हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻−19,
और टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई गुणा 5 गुणा 10⁻⁻11, और ये 2.2 गुणा 10⁶ जो है वो क्या चला जाएगा ऊपर। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद में हमें जब लगभग वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी, 1.6 गुणा 10⁻10 एम्पियर। अब मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, आप लोग चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग आपका मान जो है वो इतना ही प्राप्त होगा। यानी कि वो जो जमाने हैं वो लद गए कि आपको सीधा क्यू देगा फिर टी देगा, आप उसको भाग दोगे उत्तर आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको पूरी तरह अपना दिमाग खुला रख के सोचना पड़ेगा कि ये जो पूछ रहा है उसका उत्तर है वो किस तरीके से, किस विधि से अपने को मिल सकता है। तो ये आप लोग इस पर बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, ये आएगा 1.6, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.12 गुणा 10⁻−3 आएगा ये, कि -8 ये हो गया और 10⁶ -3 आएगा ये। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। आई की वैल्यू आएगी 1.12 गुणा 10⁻−3 एम्पियर। अब अपने शुरू करेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उनकी चालक में गति किस प्रकार से होती है। इलेक्ट्रॉन की चालक में गति, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन की चालक में गति के बजाय अपने ये कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चालक में गति, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और इससे इतनी ज़्यादा आकर्षण से बंधे हुए हैं कि इसको जो छोड़ के जा नहीं सकते। और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बार वाली कक्षा के हैं। अब मान लो अपने कंपैरिजन करें इन इलेक्ट्रॉनों का, ये नाभिक है, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी कक्षा है। तो जो पहली दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज़्यादा समीप होने के कारण जो नाभिक के आकर्षण बल में इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि ये चाहे तो भी बेचारे बाहर नहीं आ सकते। ये लाडले होते हैं ना कई बच्चे, उनको घर वाले कहीं जाने नहीं देते, वही सेम कंडीशन है। अब बार वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कि ये चालक है, जैसे मान लो बात करें अपने सोडियम की, तो इसका बार वाला इलेक्ट्रॉन है वो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इसको छोड़ के चला भी जाए तो भी इस पर इतना आकर्षण नहीं लगता जितना बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉनों पे लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस लैटिस स्ट्रक्चर में या फिर क्रिस्टल संरचना में घूम सकता है इधर उधर, उसको क्या बोलते हैं अपने, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इसकी संरचना में इधर उधर मुक्त रूप से भ्रमण कर सकता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनकी चालक में गति किस प्रकार से होगी ये हमने देखना है। तो इसमें सबसे मेन चीज जो है वो क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर नहीं लगाओ तो किस प्रकार से भ्रमण करेंगे, और लगाओ तो किस प्रकार से भ्रमण करेंगे। अब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो है, तो उस केस में इन इलेक्ट्रॉनों पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा। जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा, अब ये मान लो मैंने एक चालक तार ले ली, ये इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं को दिखा रहा हूं मैं। तो क्योंकि इन पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो ये मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से इधर उधर कहीं भी किसी भी तरीके से विचरण करेंगे। जैसे पार्क में बच्चे खेलते हैं ना, किसी भी बच्चे का हम कह नहीं सकते किसी भी टाइम पे वो किस तरफ मूव करेगा और किस वेग से वो जाएगा, बस वो मुक्त रूप से भ्रमण करेगा। तो इसको बोलते हैं अपने यादृच्छिक गति। यादृच्छिक का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम मोशन। यादृच्छिक का मतलब है जिधर इच्छा होगी वो इधर गति करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई निश्चित दिशा या वेग नहीं है। तो अगर अपने से बात की जाए क्या इसमें विद्युत धारा होगी क्या, भाई आवेश तो गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, अब जब विद्युत धारा इसमें होगी कि नहीं होगी, तो भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोई भी नेट दिशा नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है जिस तरफ ये गति कर रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी कि रैंडम मोशन है ये। तो यादृच्छिक गति के कारण जो आई है वो क्या होगा, जीरो, यानी किसी प्रकार का कोई भी विद्युत धारा का अवशेष वहां पे नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां उनका मन करेगा भ्रमण करेंगे। तो इसके लिए एक शब्द यूज में लेते हैं, कई बार आपको कहीं
लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। और ये जो गति कर रहे हैं तो इनकी बार बार आयनों से संगत होती है। अब ये जो संगत होती है वो किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की जो संगत या टक्कर है वो हमने पढ़ी हुई 11th में। एक जिसको बोलते हैं अपने कि प्रत्यास्थ संगत, और एक होती है अप्रत्यास्थ संगत। अब ये प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि इसका यहाँ पे यूज है कि जो प्रत्यास्थ संगत है इसमें रेखिक संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। यानी संरक्षित का मतलब क्या है कि इनका लॉस नहीं होता। तो जब इनका लॉस नहीं होता तो ये मुक्त रूप से क्या है, आराम से इधर उधर गति करते रहेंगे, कभी भी इनकी गतिज ऊर्जा में कमी नहीं आएगी या कुल गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस वजह से ये हमेशा सदा सर्वदा रूम टेम्परेचर पे इधर उधर घूमते रहेंगे। जबकि यही टक्कर अगर अप्रत्यास्थ होती तो ये कई देर टक्कर इधर उधर करते, जब इनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती ये बैठ जाते। तो जो प्रत्यास्थ संगत है उसके दो उदाहरण बहुत फेमस है। एक तो है जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में गैसेज है, उनमें जो अणुओं में टक्कर होती है वो हमने कौन सी मानी थी? प्रत्यास्थ संगत। और एक जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से चालक के अंदर इधर उधर गति करते हैं तो उनकी गति को भी, उनकी टक्कर को भी क्या माना जाता है? प्रत्यास्थ संगत के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या है? यादृच्छिक गति। अब मान लो कि अब अगर इनको हम लोग किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, मान लो कि कोई बैटरी वगैरह लगा दी किसी चालक तार पे, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई चालक तार है और इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई और इसके दोनों टर्मिनल को, बैटरी के दोनों टर्मिनल को इस तार से जोड़ दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके ऊपर इतनी देर तो किसी भी तरह का कोई भी विद्युत क्षेत्र जो है वो नहीं था। अब अचानक से इन पे विद्युत क्षेत्र लग गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, हमने शुरू में पढ़ा था कि भी इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि हाँ भाई इन पे आवेश जो है बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया और ये आवेश गति करना शुरू कर देगा? नहीं, ये इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि इनमें एक तरीके से भगदड़ मच जाती है। मान लो कि किसी शहर के अंदर बड़े रश टाइम पे शाम को 6 बजे के लगभग अचानक से 5-6 पागल कुत्ते अगर मान लो एंट्री कर ले तो उस गली के अंदर भगदड़ मच जाएगी, तो लोग भागेंगे एक दूसरे की तरफ। अब जब ये भागेंगे तो कुछ गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर भागेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर भागेंगे। आप कुछ वैसा ही यहाँ समझ सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनमें, इनके ऊपर जब ये विद्युत बल लगेगा तो इसकी वजह से इनमें भगदड़ मचेगी। तो इनमें जो ये भगदड़ मचेगी इनकी वजह से इनमें लगातार इनके आयनों से जो संगत है, जो टक्कर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और किसी इलेक्ट्रॉन की जो दो क्रमागत संगत है, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत संगत है यानी कि दो लगातार जो टक्कर होगी, इनके बीच में जो समय अंतराल है के मध्य समय अंतराल, इस समय अंतराल को बोलते हैं हम विश्रांति काल। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि भी विश्रांति का मतलब क्या होता है? आराम, रिलैक्सेशन। तो इन दो जो टक्कर के बीच में कोई टक्कर हो नहीं रही तो इतनी देर तक ये क्या है? रेस्ट में। इसको अपने किससे लिखते हैं? टो से। तो दो जो कर्मागत संगत है उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको क्या बोला हमने? उसको बोला हमने विश्रांति काल। अब इस विश्रांति काल के बीच में जो कहानी होगी वो आपने समझनी है, वो आपने देखनी है गौर से कि होता क्या है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इन पे बल नहीं लग रहा, बल तो इन पे लगातार लग रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। किंतु बल अगर लगेगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और इस पर बल F लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसकी वजह से हमने इसको लिखा MeA। यहाँ पे A इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्वरण। अब जहाँ त्वरण होगा वहां पे उसका वेग लगातार परिवर्तित होगा। तो अब ये वेग परिवर्तित क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे वो चलना शुरू करता है कुछ कुछ पलों के बाद में उसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होगी तो वो रुक जाएगा, रुकेगा, फिर चलेगा, फिर टक्कर होगी, फिर रुकेगा। इस तरीके से इसकी जो गति है वो इस प्रकार से होती है कि वो लगातार संगत करते हुए चलता है।
तो ये कुछ ऐसे है कि ये सरल रेखीय पथ नहीं होता, ये जिगजैग करता हुआ चलता है ऐसे, इस तरीके से। हालांकि इसकी जो परिणामी दिशा है वो एक ही निश्चित दिशा रहेगी, पर ये लगातार जिगजैग करते हुए टक्कर करते हुए चलेगा। तो ये जो संघट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक औसत अधिकतम वेग प्राप्त करेगा, ध्यान देना मेरी बात पे, औसत अधिकतम वेग। इस औसत अधिकतम वेग को, अब मान लो यहाँ संघट हुई है, संघट से जस्ट पहले इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम। अब संघट होते ही क्या होगा, इसका वेग जीरो हो गया, फिर से बढ़ेगा वेग, यहाँ जैसे टक्कर होगी उससे पहले इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये जो अधिकतम औसत वेग प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं अपने अपवाह वेग। क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। तो इस अपवाह वेग, ये जो दो कर्मागत टक्कर है इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। और ये माध्य मुक्त पथ हमने केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अणुगति सिद्धांत में भी पढ़ा था, याद हो किसी को तो। दो जो अणु होते हैं उनकी, कोई भी अणु है उसकी जो दो कर्मागत टक्कर है उनके बीच में जो टाइम तय करता है उसको माध्य मुक्त पथ बोलते थे। सेम वही चीज है, बस वहां पे अणु थे, यहाँ कौन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो अपवाह वेग क्या होगी कि जो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो औसत अधिकतम वेग प्राप्त करता है उसको बोलते हैं अपने अपवाह वेग। तो ये अपवाह वेग का हम लोग एक तो विद्युत विभव के पदों में और एक विद्युत धारा के पदों में सूत्र है वो ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो अपवाह वेग का, इसको अपने वी डी से लिखेंगे, विद्युत विभवांतर से संबंध। तो सबसे पहले अपने इसको डिस्कस करेंगे अपने। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये हमने ले लिया एक चालक तार, और इस चालक तार के प्रति इकाई आयतन में, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो कितना है, स्मॉल एन। ध्यान देना, ये स्मॉल एन क्या चीज है, प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अपने किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अब इनके जो दोनों सिरे हैं इनके बीच में विभवांतर कितना लगा है, वी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो तार की लंबाई वो एल, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, ए। तो वी विभवांतर लगाया, हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के जो दो कर्मागत टक्कर है उनके बीच की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि पहली टक्कर हुई, उसका वेग क्या हो गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन का, जीरो। अब अगर अपने को उस रिलैक्सेशन टाइम टो के बाद, विश्रांति काल टो के बाद अगर वेग ज्ञात करना है तो कितना होगा, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन की गति की पहली समीकरण जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। अब ये u क्या है, जीरो। v क्या होगा भाई, उस टक्कर के समय इसका वेग कितना होगा, वी डी। ए का मेरे को पता नहीं है, टाइम जो है वो कितना है, टो। इस त्वरण को ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं अभी आपको दिखाया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम ई ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू ई वेक्टर के। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है उस पे जो आवेश लगे, जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एम ई ए वेक्टर बराबर माइनस ई ई वेक्टर। ध्यान दें कि ये नेगेटिव जो है ये क्या बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो इस पे त्वरण लग रहा है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। अगर आप इसको लिख के देखो तो कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये ए वेक्टर ई वेक्टर के, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है उसके विपरीत दिशा में त्वरण जो है इस पे लगेगा, लगना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पर अगर अपने इसकी मान की बात करें, खाली सिर्फ वैल्यू की, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ मान लिया ये ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो अफा वे कितना आएगा, ई ई बटा में एम इंटू में टू। अब इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं अपने कि अगर मैं इस ई को ध्यान से देखूं तो ई और वी में रिलेशन क्या है,
ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और v क्या है यहाँ पे, विभवांतर। ध्यान देना v वेग नहीं है, वेग v को v के पैरों में d से लिखा है मैंने। तो E इक्वल टू क्या होना चाहिए, E इक्वल टू होना चाहिए v बटा में, अब ये दूरी जो इनके बीच में वो कितनी है, l। तो E इक्वल टू क्या होगा, v बाई l। तो ये वैल्यू अगर अपने पुट कर दें तो अपवाह वेग का मान जो है वो अपने को मिलेगा MEL। अब बात कि अगर मान लो इसी को जो विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, इसको मैं बजाय विभवांतर के अगर विद्युत धारा के साथ इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा। तो विद्युत धारा के साथ अपवाह वेग का संबंध, ध्यान देना हम इसी आधार पे ओम के नियम को सत्यापित करेंगे अपने। तो इसके लिए कुछ नहीं करना अपने को, बस एक छोटा। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसकी, एल इसकी लंबाई। अब मैंने अगर विद्युत धारा ज्ञात करनी है अपवाह वेग के पदों में, तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई धारा का मूल सूत्र क्या है, आवेश बटा में समय। अब आवेश की अगर बात की जाए तो इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, पहले तो वो पता करनी पड़ेगी, फिर मेरे को ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कब पहुंचेंगे सारे के सारे, तो वो टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, कैसे कि अभी हमने ये चीज़ यूज़ भी की थी कि वेग क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है, एल। और मान लो ये एल दूरी तय करने में इन सारे इलेक्ट्रॉनों को टी टाइम लगता है। ध्यान देना सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ मैं, टी टाइम लगे तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बटा में टी। यानी कि टी मेरे पास आ गया एल बटा में वी डी। अब बची बात किसकी, आवेश की। तो टोटल जो मुक्त आवेश होगा Q, वो किसके बराबर होगा, वो होगा भाई, अब Q बराबर क्या होता है, अगर मान लो अपने पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कैपिटल N है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल ई के। तो N इंटू स्मॉल ई। अब ये N कितना होगा भाई, इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि भाई इसके प्रति इकाई आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका आयतन ज्ञात कर लूं और उस आयतन को अगर n से गुणा कर दूं तो वो इस इस तार के अंदर जो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को दिखाएगा। तो इसका आयतन बड़ा सरल है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एल इसकी लंबाई। तो ए इंटू एल हमारे पास क्या आ गया, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन को ए एल से गुणा कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्यू भी आ गया, क्यू कितना आ गया, एन ए एल ई। तो टी भी है क्यू भी है, तो मेरे पास आई भी आ जाएगा। तो एन ए एल ई आई बटा में ई एन ए। तो वी डी के दो जो है अपने पास में सूत्र आ गए, एक वी डी आ गया वी के पदों में और एक वी डी आ गया आई के पदों में। अब अगर मैं इन्हीं दोनों को अगर एक साथ ले आऊँ तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या, जिसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम, वो यहीं से ही आया था। तो अगर मैं दोनों वी डी को बराबर रख दूँ एक दूसरे के, तो एक जो था वो तो था मेरे पास ई वी टो बटा में, और दूसरा वी डी जो है मेरे पास कितना है, तो विभवांतर वी कितना आ गया, आई बटा में ए एम ई एल एन ई स्क्वायर टू। और थोड़ा सा इसको अगर अपने क्लियर करने की कोशिश करें
अब इसको ध्यान से देखो कि V जो है ये इस I के क्या आ रहा है, समानुपाती। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, किसी दी गई तार के लिए, किसी दी गई तार के लिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है उस टाइम पे। ई की वैल्यू वैसे ही सबके लिए फिक्स होती है। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फिक्स है। और टो विश्रांति काल भी उस दी गई धातु के लिए उस दी गए टेम्परेचर पे फिक्स है। लंबाई भी फिक्स है, ए भी फिक्स है। यानी कि अगर उसकी भौतिक अवस्था न परिवर्तित हो, किसी दी गई चालक तार की भौतिक अवस्था अगर न परिवर्तित हो, तो जो उसमें बहने वाली धारा आई है वो आरोपित विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती। यही क्या है ओम का नियम।